Hi dear friends, we are starting up with a new topic. You can please write down the heading. We are starting up with a new topic, buy back of shares. Buy back of shares, name of the topic. Please give the heading. कसम से कहता हूं टॉपिक बहुत ही आसान, very simple. You can grab the marks easily. Clear? Heading is given buyback of shares. Please start writing introduction. You people are writing along with me. It means purchase of own issued shares. Purchase of own issued shares from their shareholders. Buyback means purchase of own issued shares from their shareholder. Company limited by shares. Company limited by shares or limited by guarantee. Company limited by shares or limited by guarantee can purchase or buy back own shares as per Companies Act 2013 provided company should fulfill conditions as per section 68. All of you have wrote. कसम से कह रहा हूं टॉपिक इज very simple. Rather, I will say that this buyback topic you will find easy provided last sem में एक सिमिलर नेचर का टॉपिक था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस. कुछ याद है क्या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस? सो अगर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस का थोड़ा सा भी बेसिक्स अगर दिमाग में रहेगा तो यू विल फाइंड इट एट ईज. कसम से कह रहा हूं फिर भी अगर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस किसी को बाउंस गया होगा, छोड़ गया होगा, आई एम देयर. आई विल बी क्लियरिंग ईच एंड एवरी बेस फंडामेंटल ऑफ दिस टॉपिक एंड यू विल फाइंड इट एट ईज. आराम से आप सब क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो. वेरी फर्स्ट हियर वी आर कमिंग अप विथ परचेस ऑफ ओन शेयर्स. रिडम्पशन में भी क्या होता था? कंपनी हैज इशूड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और ऑन स्पेसिफाइड डेट ऑफ रिडम्पशन कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रीपेमेंट करती है एंड प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हो जाता है. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मींस रीपेमेंट टू पीएसएच ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. होता था ना ऐसा ही. तो हियर यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस विद बाई बैक ऑफ शेयर्स. Company can buy back their own equity share, own preference shares also. अरे प्रेफरेंस शेयर्स को भी बाय बैक किया जा सकता है एज वेल एज रिडम्पशन किया जा सकता है. तो दोनों में फर्क क्या है? इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स बाई बैक होते हैं. पर्टिकुलरली प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी बॉट बैक प्रोवाइडेड कंडीशंस आर फुलफिल्ड.
प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन भी हो सकता है। तो ये बाई बैक एंड रिडम्पशन दोनों सेम है कि कुछ डिफरेंस है? यस माय डियर फ्रेंड, फ्यू डिफरेंसेस आर देयर। सबसे पहला, बाई बैक का डेट जिंदगी में कभी स्पेसिफाइड नहीं होता। जब कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करती है तो कब ये शेयर्स हम लोग बाई बैक करेंगे वो कभी स्पेसिफाइड डेट नहीं आता। लेकिन जब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ अ शेयर, उसी शेयर सर्टिफिकेट पे यू विल फाइंड स्पेसिफाइड डेट ऑफ रिडम्पशन। कौन से डेट पे रिडम्पशन होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी रिडम्पशन की, मतलब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज एट पार, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज एट प्रीमियम, ये सब कुछ टर्म्स कंडीशन लिखा रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? दिस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज नॉट एट ऑल अफेक्टिंग सेबी गाइडलाइन, नॉट एट ऑल अफेक्टिंग सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। लेकिन बाई बैक करते वक्त ध्यान रखो, सेबी का स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रहेगा, सेबी का रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रेफरेंस शेयर्स को बाई बैक कब कहा जा सकता है? अगर डेट ऑफ रिडम्पशन इज से आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के पहले अगर कंपनी ने खुद के प्रेफरेंस शेयर्स शेयर मार्केट से या उनके प्रेफरेंस शेयर होल्डर से खरीद लिए, देन हो जाएगा बाय बैक। लेकिन वही प्रेफरेंस शेयर्स को 10 साल के बाद ड्यू डेट ऑफ रिडम्पशन के ऊपर पेमेंट किया तो वो हो जाएगा रिडम्पशन। अरे घुस गया क्या खोपड़ी में? रिडम्पशन is only on specified due date. Buyback, you can say buyback is at any date. Buyback is at any date, provided full terms conditions of section 68 are fulfilled. Are you understanding it? समझ में आ गया? We will come across with the difference. Will come across with the difference. Give the heading. Distinction between मेरे साथ साथ लिखो डिस्टिंक्शन बिटवीन, लेफ्ट हैंड साइड में रखो बाई बैक, लेफ्ट हैंड साइड में रखो बाई बैक ऑफ शेयर्स, राइट हैंड साइड में रखो रिडम्पशन of preference shares, buyback of shares, redemption of preference shares। पहला लिखो any shares can be bought back, any shares can be bought back, that is equity as well as preference shares can be bought back। रिडम्पशन में लिखो only preference shares can be redeemed, only preference shares can be redeemed। नंबर 2, बाई बैक करते वक्त यू कैन परचेस योर ओन इक्विटी शेयर्स, ओन प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स परचेस करेंगे ESH इक्विटी शेयर होल्डर से, प्रेफरेंस शेयर्स परचेस करेंगे PSH प्रेफरेंस शेयर होल्डर के, राइट। लेकिन रिडम्पशन बोला तो सिर्फ होगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, बाई बैक डेट इज not known, that is not specified at the, sorry, on the karo, not at the, on the date of issue, on the date of issue of such shares। यानी जब आप इक्विटी शेयर्स इशू करते हो, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हो, बाई बैक कौन से डेट पे करेंगे वो अननोन रहता है।
नॉट नोन, इट इज नॉट स्पेसिफाइड। आ जाओ राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में लिखो डेट ऑफ रिडम्पशन, डेट ऑफ रिडम्पशन इज ऑलवेज स्पेसिफाइड, always specified on the date of issue, on the date of issue of preference shares। जिस दिन आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हो उसी दिन उस शेयर सर्टिफिकेट पे छापा जाएगा। कंपनी पहले से ही डिसाइड करके रखेगी कि कौन से डेट पे कंपनी ये प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेगी, राइट। नंबर थ्री, बाई बैक कैन बी at par, premium, even at discount, and a purchase of own shares can be done at par। 100 का इक्विटी शेयर्स है, यू आर बाइंग बैक एट 100, मतलब उसके बाद से शेयर्स लिया, अपने ही कंपनी का शेयर्स लिया और उसको 100 रुपया दिया। 100 का अपना इशूड इक्विटी शेयर्स है, उसको 120 रुपया दिया और अपना शेयर्स वापस लिया। दिस इज एट प्रीमियम। 100 का इक्विटी शेयर्स है, शेयर होल्डर को 90 रुपया दिया, बाई बैक किया, राइट। सो तीनों सिचुएशन पॉसिबल है। बाई बैक में बी एट अ पार, एट अ प्रीमियम और इवन एट अ डिस्काउंट। यहां पे आ जाओ, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैन बी एट par or at premium but never at discount। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन इज एट par और एट प्रीमियम, लेकिन ये कभी भी नॉट एट अ डिस्काउंट। नंबर फोर condition of section 68 to be fulfilled। इधर कुछ याद रहेगा तो सोचो। कंडीशंस ऑफ सेक्शन 55 to be fulfilled, number 5, buyback is regulated by SEBI। बायबैक के लिए सेबी का रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नॉट regulated by SEBI, Number 6 पे लिखो, buyback is out of free reserves। फ्री रिजर्व्स का दूसरा नाम है डीपी, including security premium। और इधर सेक्शन 55 के मुताबिक रिडम्पशन इज ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स और डीपी। we can't use security premium। Free reserves या divisible profits are those which are available for distribution of a dividend। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करते वक्त जरा याद रखो, यू आर ऑलवेज यूजिंग जनरल रिजर्व, P&L बैलेंस, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड एक्सक्लूडिंग लायबिलिटी को माइनस करके, राइट। सिक्योरिटी प्रीमियम को जरा सा भी टच नहीं करते थे। रिडम्पशन के वक्त अगर सिक्योरिटी प्रीमियम को टच किया तो 420 वोल्ट इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, राइट।
लेकिन बाई बैक करते वक्त रिलैक्सेशन, बाई बैक करते वक्त फ्री रिजर्व्स तो रहेंगे यानी जनरल रिजर्व, P&L, वर्कमैन कंपेंसेशन, डिविडेंड इक्विलाइजेशन, फ्री रिजर्व्स रहेंगे और साथ साथ यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम, ऑल्सो यू कैन यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द पर्पज ऑफ बाई बैक। पॉइंट नंबर 6 वापस पढ़ रहा हूं, बाई बैक इज आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स DP इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम और आउट ऑफ फ्रेश इशू, और आउट ऑफ फ्रेश इशू, इधर भी लिखो और आउट ऑफ फ्रेश इशू, और आउट ऑफ फ्रेश इशू। आई थिंक यू कैन रिमाइंड ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर साइड में लिखो टोटल फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम, ऐसा करके कुछ इक्वेशन आता था, इज इक्वल टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू प्लस डिविजिबल प्रॉफिट। यस याद करो ऐसा कुछ इक्वेशन फुलफिल करना पड़ता था, प्लस डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू CRR करते थे। You are fulfilling this equation, you are fulfilling equation at the time of redemption of preferences, right? आप preferences redeem करते हो तो fresh issue of any shares हो सकता है, fresh issue of any shares, मतलब preferences को redeem करने के लिए you can issue new preferences, you can issue new equity shares, am I right? Any shares can be issued। अब इधर आ जाओ, इधर भी वही लिखो, टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स BB, इक्विटी शेयर्स बॉट बैक, इज इक्वल टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू प्लस डिविजिबल प्रॉफिट इंक्लूडिंग SP ट्रांसफर टू CRR। ये इक्वेशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अब बी केयरफुल माय डियर फ्रेंड, बी केयरफुल माय डियर फ्रेंड, इफ यू वांट टू बाई बैक इक्विटी शेयर्स फ्रेश इशू में देयर मस्ट बी अदर शेयर्स, मतलब बाई बैक अगर इक्विटी का करने का है तो यू कैन नॉट मेक अ फ्रेश इशू ऑफ अ इक्विटी शेयर। Are you getting my point? This is a point of distinction. Preference shares को redeem करते वक्त you can make any issue, make a new issue of preference shares, make a new issue of equity shares. लेकिन buy back अगर equity shares का करने का है, then fresh issue must be of preference shares. Fresh issue must be of a preference shares. Is it clear? All of you are understanding? यानी भले रिडम्पशन हो या बाय बैक हो, ये अपना इक्वेशन अपने को फुलफिल करना ही पड़ेगा। ये डिस्टिंग्विश इधर खत्म हो गया। एक बार जरा वापस जाके देखो डिस्टिंक्शन में क्या कहा मैंने, एनी शेयर्स कैन बी बॉट बैक, यानी आप इक्विटी शेयर्स भी परचेस कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर्स भी परचेस कर सकते हो, अपने खुद के इक्विटी प्रेफरेंस जो इश्यू किए वो हम लोग कुछ भी बाय बैक कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिडम्पशन सिर्फ होगा प्रेफरेंस शेयर्स का, इक्विटी शेयर का जिंदगी में कभी रिडम्पशन नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ अ कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ अ कंपनी, उनको कान खींच के हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमेशा उनका स्पेसिफाइड डेट पे रीपेमेंट करो और उनका कैपिटल उनको वापस कर डालो, दैट इज रिडम्पशन। दूसरा, buyback date is not known, that is not specified at the time of issue of a share। जब कंपनी इक्विटी शेयर्स इश्यू करेगी, क्या उसके ऊपर कभी लिख के देती है कि ये बायबैक इस डेट पे होगा? कसम से कहता हूं कभी नहीं होगा, राइट? ऑन द डेट ऑफ इश्यू कौन से डेट पे बायबैक करना है, इट इज अननोन, डेट इज नॉट स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ इश्यू। लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू होता है, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करते वक्त डेट ऑफ रिडम्पशन स्पेसिफाइड किया जाता है। समझो डेट ऑफ रिडम्पशन इज आफ्टर 10 ईयर, डेट ऑफ रिडम्पशन इज आफ्टर 10 ईयर। लेकिन 10 साल के पहले
2 साल के बाद, 3 साल के बाद, यू कैन बाई बैक योर प्रेफरेंसेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर. प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बाय बैक हो सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सच बाय बैक, इक्विटी या प्रेफरेंस का कोई भी अगर बाई बैक करना है तो ध्यान रखो, बाय बैक करना है तो ध्यान रखो, बाई बैक इज रेगुलेटेड बाय सेबी एंड कंपनीज एक्ट सेक्शन 68 इज एप्लीकेबल. रिडम्पशन के लिए सेबी का कुछ गाइड नोट्स नहीं है, राइट, सब्जेक्ट टू सेबीज रेगुलेशन, बट यू हैव टू कंप्लीट कंडीशंस ऑफ सेक्शन 55. यू हैव टू कंप्लीट सेक्शन 55 का कंडीशंस, राइट. देन बाई बैक कैन बी एट पार और एट प्रीमियम एंड इवन एट डिस्काउंट. लेकिन रिडम्पशन करते वक्त रिडम्पशन में भी एट पार और एट प्रीमियम बट नेवर एट डिस्काउंट. देन buyback is out of free reserves including security premium. Be relaxed, buyback करते वक्त security premium you can utilize as a free reserve, लेकिन redemption करते वक्त you have to utilize only and only free reserve. You can't touch SP redemption of preference share करते वक्त, right. साथ साथ you can make the use of reserves or out of fresh issue, दोनों जगह पे इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस, राइट. तो बेसिक इक्वेशन आ जाता था. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में क्या लिखते थे उस वक्त? टोटल फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम इज इक्वल टू, कम ऑन, टोटल फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम इज इक्वल टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू प्लस डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर. ये इक्वेशन फुलफिल करना पड़ता था. 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है तो 10 लाख का फ्रेश इश्यू करो, या तो 10 लाख डीपी से कम करके ट्रांसफर टू सीआरआर करो, या 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करना है तो 4 लाख का फ्रेश इश्यू किया, 6 लाख डीपी यूज किया, कुछ भी हो सकता था. ऐसा किया रहेगा हम लोग बहुत टाइम लास्ट सेमेस्टर में. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब सेम टू सेम इक्वेशन हियर भी आपको फुलफिल करने का है. टोटल फेस वैल्यू of equity shares buyback, proceeds of fresh issue plus DP including क्या लिखा है मैंने? DP including security premium that can be transferred to CRR. Understood? और एक point of basic difference, preference shares redemption करते वक्त fresh issue of any share का कर सकते हो. Any share you can make a fresh issue of preference share, you can make a fresh issue of equity. लेकिन बाईबैक में बी केयरफुल, अगर आपको इक्विटी शेयर्स बाईबैक करने का है तो फ्रेश इश्यू मस्ट बी ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर्स. उल्टा अगर बाईबैक प्रेफरेंस शेयर का करना है तो यू मेक अ फ्रेश इश्यू ऑफ अ इक्विटी शेयर. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? डिस्टिंग्विश इधर खत्म हो गया. अब ये जो बेसिक इक्वेशन भले बाईबैक है या रिडम्पशन है, ये बेसिक इक्वेशन हमें क्यों फुलफिल करना पड़ेगा उसके पीछे का थोड़ा सा फंडामेंटल, अगर हो सके तो उसे कैच करो, फंडामेंटल रीजन कि ये इक्वेशन हमें फुलफिल क्यों करना पड़ता है. फंडामेंटल रीजन आई एम एक्सप्लेनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ पॉसिबल. घुस जाएगा दिमाग के अंदर, घुस जाएगा अगर शांति के साथ अगर आप उसको पढ़ाई करोगे तो. मेरी बात सुनो अभी ध्यान से. ये लिमिटेड कंपनी का बैलेंस शीट है. इस बैलेंस शीट पे इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है. इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख. ऐसा करके आपका टोटल शेयर कैपिटल 60 लाख है. टोटल शेयर कैपिटल 60 लाख है. आपके पास रिजर्व सरप्लस में बहुत पैसा पड़ा है. यू आर हैविंग डिविजिबल प्रॉफिट प्लस यू आर हैविंग नॉन डिविजिबल प्रॉफिट, यू आर हैविंग एसपी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब सुनो मेरी बात, भले आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करो या बाई बैक ऑफ शेयर्स करो, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स करो. सुनो मेरी बात, जब आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, पहला मैं रिडम्पशन को पकड़ के जा रहा हूं, वही सेम चीज बायबैक के लिए भी एप्लीकेबल होगी. सुनो मेरी बात, अगर हमें ये 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, रिडम्पशन करना है, मतलब 10 लाख रुपया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को
उनका कैपिटल हम लोग वापस करेंगे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मींस रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मतलब ये 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रीपेमेंट होने के बाद निकल जाएगा और आपका टोटल इश्यूड कैपिटल और टोटल शेयर कैपिटल जो 60 था वो 60 कम होके बन जाएगा 50 लाख। अग्रीड? आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकल गया और आपका शेयर कैपिटल कितने पे आ गया? 50 लाख पे आ गया। माय डियर फ्रेंड, कंपनी एक्ट प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब मनाई है, मनाई। कंपनीज एक्ट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट रिडक्शन इन शेयर कैपिटल अनलेस यू मेक द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। शेयर कैपिटल मतलब ओनरशिप यार, आप अपना ओनरशिप निकाल के भाग नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल यू पे द लायबिलिटी। आप सारे लायबिलिटी को पे करो, बाद में आपका शेयर कैपिटल लेके आप भाग जाओ, लेकिन बिफोर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ओनर अपना कैपिटल लेके भाग नहीं सकता। तो कंपनी एक्ट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट रिडक्शन इन शेयर कैपिटल बाय एनी वे। तुम लोग रिडक्शन नहीं करोगे, बस रिडक्शन करने का नहीं है। अगर रिडक्शन करने का तो सारे लायबिलिटीज को पे करो, बाद में तुम कैपिटल रिड्यूस करो। दिस इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, प्रोहिबिट रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। अब अपने इंडिया में रूल्स भी बनते हैं, साइड में लूप होल्स भी आते हैं। रूल्स रेगुलेशंस भी रहता है और उसका लूप होल्स भी आता है कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो वैसा करो ताकि हम लोग बच सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वैसा कंपनी एक्ट एक जगह पे प्रोहिबिट तो करता है, दूसरी जगह पे साला चिल्ला के बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करो। अरे रिडम्पशन करना है मतलब शेयर कैपिटल कम होगा, और शेयर कैपिटल कम अगर होगा तो अगेन यू आर वायलेटिंग कंपनीज एक्ट, बराबर। तो कंपनी एक्ट में भी उसने लूप होल्स निकाला। क्या लूप होल से उसने क्या किया? ये इक्वेशन बनाया कि अगर 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स आपको रिडीम करना है, 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करना है, देन मेक अ फ्रेश इश्यू ऑफ 10 लाख और डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर। यानी 10 लाख का अगर प्रेफरेंस शेयर्स को निकालो तो 10 लाख का नया फ्रेश इश्यू करो। आपने नया फ्रेश इश्यू किया इक्विटी शेयर का, तो इक्विटी शेयर 50 है प्लस नया 10 लाख हो गया, वापस कितने पे आ गया आपका शेयर कैपिटल? 60 लाख पे आ गया। 10 लाख का नया फ्रेश इश्यू करके 50 प्लस 10 वापस आपका शेयर कैपिटल 60 पे आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर फ्रेश इश्यू नहीं करना है तो आप डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर, इधर से डीपी में से 10 लाख कम करो और ये कहां पे ट्रांसफर करो? सीआरआर में 10 लाख आ गया एंड सीआरआर इज अल्टीमेटली अवेलेबल फॉर बोनस इश्यू ऑफ इक्विटी। यानी आगे चल के ये डेफिनेटली कंपनी बोनस इश्यू करेगी और आपका शेयर कैपिटल वापस 50 प्लस 10 60 पे आ जाएगा। समझा? एक जगह से कंपनी प्रोहिबिट करती है शेयर कैपिटल को रिड्यूस मत करो, और दूसरी जगह पे उसका सारा सॉल्यूशन भी देती है कि अगर आपको रिड्यूस करना है तो जितने से रिड्यूस किया 10 लाख अगर रिडीम किया तो 10 लाख का फ्रेश इश्यू करो ताकि आपका शेयर कैपिटल मैच हो जाए। अगर फ्रेश इश्यू नहीं करना है तो डीपी में से पैसा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व विच इज अवेलेबल ओनली फॉर बोनस इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो आगे चल के बोनस इश्यू होगा और आपका शेयर कैपिटल जैसे है वैसे हो जाएगा। शायद कभी कभार आपने देखा होगा कि अगर 10 लाख का रिडम्पशन करना है तो कंपनी मेक अ फ्रेश इश्यू, समझो फ्रेश इश्यू 6 लाख का किया तो बाकी बचा 4 लाख डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर। मतलब 6 लाख का फ्रेश इश्यू हो गया, मतलब 50 प्लस 6 यानी 56 लाख इधर आ गया और 4 लाख डीपी ट्रांसफर करके सीआरआर में लेके गए। 4 लाख का सीआरआर मतलब 4 लाख का आगे चल के बोनस आएगा। बोनस इश्यू होने के बाद 56 प्लस 4 वापस 60 हो जाएगा। कुछ गई बात दिमाग के अंदर? ये इक्वेशन फुलफिल करना, इसका मतलब यू आर फुलफिलिंग कंपनी गाइडलाइन कि बाबा शेयर कैपिटल हम लोग रिड्यूस नहीं करेंगे, हम लोग को रिडम्पशन भी करने का है और शेयर कैपिटल को भी जैसा है वैसा रखने का है। दैट्स व्हाई यू हैव टू फुलफिल दिस इक्वेशन। ये हो गया आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। माय डियर फ्रेंड, सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर अ बाई बैक ऑल्सो। सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर बाई बैक ऑल्सो। अब जरा देखो
यहां पे वापस मैं लेके आ रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख, तो कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल है 60 लाख। कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल है 60 लाख। अब बाई बैक करेंगे मतलब हम लोग अपना इक्विटी शेयर, अपने इक्विटी शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर्स हम लोग परचेस करेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट, इक्विटी शेयर कैपिटल अभी कम होगा। से वी वांट टू बाई बैक 10 लाख का इक्विटी शेयर, वी वांट टू बाई बैक 10 लाख का इक्विटी शेयर, मतलब 50 में से 10 गया तो आपका इक्विटी कैपिटल 40 लाख पे आ गया। 40 और 10 यानी आपका शेयर कैपिटल 50 पे आ गया। वंस अगेन यू आर हर्टिंग कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट कहता है यू आर नॉट अलाउड टू रिड्यूस द टोटल शेयर कैपिटल, राइट। तो उसके लिए वापस लूप होल क्या है, अगर 10 लाख का बायबैक करना है देन मेक अ फ्रेश इशू ऑफ 10 लाख का न्यू शेयर। इक्विटी बायबैक किया तो 10 लाख का नया प्रेफरेंस शेयर्स इशू करो। ध्यान रखो, बाईबैक करते वक्त अगर इक्विटी का बायबैक है तो फ्रेश इशू होगा तो कौन सा होगा, प्रेफरेंस का। अगर प्रेफरेंस का बायबैक है तो फ्रेश इशू होगा तो इक्विटी का होगा। प्लीज रिमेंबर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आता है आपको, उस मल्टीपल चॉइस में सब कुछ काम आएगा। समझ में आ रहा है? कम ऑन, 10 लाख का फ्रेश इशू करो, या तो डीपी इंक्लूडिंग एसपी ट्रांसफर टू सीआरआर। अगर 10 लाख का फ्रेश इशू किया तो सीआरआर में नील। शायद ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेश इशू मत करो, फ्रेश इशू मत करो, मतलब ये 40 और 10 50 हो गया ऐसा ही। लेकिन 10 लाख यू ट्रांसफर्ड फ्रॉम डीपी, यानी डीपी को रिड्यूस करो, एसपी को रिड्यूस करो एंड ट्रांसफर टू सीआरआर। सीआरआर में 10 लाख पड़ा है, मतलब आगे चल के कंपनी कभी भी बोनस इशू करेगी। एंड वापस आपका शेयर कैपिटल, वापस आपका शेयर कैपिटल 40 + 10 50, 50 + 10 प्रेफरेंस शेयर का 60, वापस सेम हो जाएगा। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है 10 लाख का बाईबैक करना है, 10 लाख का बाईबैक करना है तो यू मे कम अक्रॉस विथ फ्रेश इशू ऑफ 4 लाख किया और 6 लाख डीपी से ट्रांसफर किया, तो 4 लाख का फ्रेश इशू होगा प्रेफरेंस शेयर का, तो ये 10 + 4 14 लाख हो गया, 40 + 14 54 लाख आपका शेयर कैपिटल और 6 लाख इधर सीआरआर में पड़ा है, आगे चल के कभी भी बोनस इशू, वापस आपका शेयर कैपिटल मैच हो गया। मेरी मेहनत काम लाएगी ना? ये फंडामेंटल है, ध्यान रखो। ये इक्वेशन क्यों फुलफिल करना पड़ता है हर क्वेश्चन में। बाईबैक आपके लिए बाईबैक ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, आपके लिए सिलेबस में ओनली एंड ओनली बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर। हर क्वेश्चन पढ़ोगे यू विल फाइंड बाईबैक ऑफ इक्विटी, बाईबैक ऑफ इक्विटी। अंडरस्टूड? सो हमें चाहिए बाईबैक ऑफ इक्विटी करना है तो ये इक्वेशन फुलफिल करे। क्या इक्वेशन? बाईबैक टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक, टोटल फेस वैल्यू ऑफ, ये देखो मैंने इधर लिखा है इक्वेशन, टोटल फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बीबी, बीबी मतलब बॉट बैक, इज इक्वल टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू प्लस डीपी इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम ट्रांसफर टू सीआरआर। इसके पीछे का बेसिक राज क्या है, फंडामेंटल बेस क्या है, ये मैंने आप लोगों को दिया। ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड? अब एटलीस्ट इतनी तो बात समझ में आ गई कि बाई बैक कर रहे हैं मतलब हम लोग अपना इक्विटी शेयर कैपिटल कम कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल कम कर रहे हैं और इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दे रहे हैं। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सी further little theory, because to apply it while solving your multiple choice questions, साला 20 मार्क का रहता है, 20 मार्क में किधर भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स पूछ सकते हैं, राइट? मल्टीपल चॉइस आपको दे सकते हैं, तो उसमें भी आपकी मास्टरी होनी चाहिए। इसलिए छोटा छोटा पॉइंट राइट डाउन। इफेक्ट ऑफ बाईबैक, क्विक effect of buyback. All of you give the heading effect of buyback. Number one, reduction / decrease in equity share capital to the extent of total
total face value of equity shares bought back to the extent of total face value of equity shares bought back. अगर आपने 10 लाख फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर्स बाई बैक किया तो आपका इक्विटी कैपिटल 10 लाख से कम होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहला इफेक्ट आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल में से टोटल फेस वैल्यू कितना हमने बाय बैक किया उतना रिड्यूस हो जाएगा. दूसरा इफेक्ट असेट साइड में चला, रिडक्शन और डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, to the extent of actual payment made to ESH, मैंने कहा था याद रखो, बाईबैक में बी एट अ पार और एट अ प्रीमियम और इवन एट अ डिस्काउंट, राइट. अगर बाईबैक एट पार है तो लाइबिलिटी साइड में से इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख का कम हो गया और बैंक बैलेंस 10 लाख का कम हो गया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाईबैक एट प्रीमियम है तो 10 लाख आप बाईबैक कर रहे हो एंड यू आर पेइंग 1 लाख एक्स्ट्रा एज अ प्रीमियम. बोलो फटाफट. इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख कम हो गया, बैंक में से कितना कम हो गया? यू आर पेइंग 11 लाख, तो बैंक में से 11 लाख कम हो जाएगा. 1 लाख आपने जो एक्स्ट्रा पे किया, इट इज प्रीमियम ऑन बाईबैक. इट्स अ लॉस, उसे राइट ऑफ करेंगे. कंपनी एक्ट कहता है POBB. क्या वर्ड यूज किया मैंने? POBB. कौन सा बीबी? POBB का मतलब प्रीमियम ऑन बाईबैक शुड बी रिटर्न ऑफ विथ सिक्योरिटी प्रीमियम. अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल नहीं, देन मेक अ यूज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, मेक अ यूज ऑफ P&L. सबसे पहला क्या यूज करो? सिक्योरिटी प्रीमियम. अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तीसरा, बाईबैक इज ऑल्सो एट अ डिस्काउंट. मतलब शेयर कैपिटल 10 लाख से कम हो गया, लेकिन आपने एक्चुअल पेमेंट किया लेस. समझो 1 लाख आपने डिस्काउंट पे बाय किया तो आपने एक्चुअल पेमेंट किया 9 लाख का, तो बैंक में से 9 लाख कम हो गया. 1 लाख का बेनिफिट हो गया. ये बार बार आने वाला नहीं है. 1 लाख का प्रॉफिट है, बार बार नॉन रिकरिंग नेचर का प्रॉफिट है. नॉन रिकरिंग नेचर प्रॉफिट इज कैपिटल प्रॉफिट, तो उसे ट्रांसफर कर डालो कैपिटल रिजर्व में. क्लियर? From examination approach point of view, remember this 2 and plus 1 more point. पहला पॉइंट बोला मैंने, शेयर कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू कम होगा, बैंक बैलेंस टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल पेमेंट कम होगा. नंबर थ्री शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स whose shares are bought back, equity shareholder whose shares are bought back are cease to be a member of company. cease to be a member मतलब उनका मेंबरशिप कैंसिल हो गया, क्योंकि जैसे ही हमने उनका इक्विटी शेयर्स लिया तो उनकी ओनरशिप चली गई. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी जिस शेयर होल्डर के पास से हमने इक्विटी शेयर्स बॉट बैक किया उसका ओनरशिप चला गया. इज सीज टू बी अ मेंबर. सो 3 things to be remembered perfectly. Your equity capital will get reduced to the extent of face value of a shares bought back. बैंक बैलेंस कम होगा टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल पेमेंट. डिफरेंस एडजस्ट करो. अगर प्रीमियम पे कर रहे हो, POBB है, तो उसे राइट ऑफ करो SP के साथ. अगर प्रॉफिट ऑन बायबैक है, कैपिटल प्रॉफिट है, उसे ट्रांसफर करो कैपिटल रिजर्व में, राइट. एंड जिस शेयर होल्डर से हमने, जिस इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर परचेस किया उसका मेंबरशिप सीज हो गया. क्लियर? दिस इज व्हाट द इफेक्ट ऑफ बायबैक. क्लियर? नेक्स्ट, give the next heading quick. All of you give the next heading. Objective/advantages
एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव स्लैश एडवांटेजेस, उसमें लिखो नंबर वन टू इंक्रीज इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। बताता हूं मैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहता है। पहला लिखो टू इंक्रीज इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। नंबर टू इंक्रीज ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी बाई बैक की वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर बढ़ेगा, बाई बैक की वजह से अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। सब एक्सप्लेन करूंगा, लिखो पहले। नंबर थ्री टू रिड्यूस एक्सेस शेयर कैपिटल, बट नेचुरल बायबैक की वजह से आपका शेयर कैपिटल कम हो जाएगा। शेयर कैपिटल ज्यादा है तो उसे कम करो, रीस्ट्रक्चर करो। टू रिड्यूस एक्सेस शेयर कैपिटल, दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हम लोग बायबैक से रीस्ट्रक्चर करते हैं। नंबर फोर टू यूज सरप्लस कैश lying ideal with कंपनी। बायबैक में आपको पैसा देना पड़ता है, दैट मीन्स कंपनी इज हैविंग सफिशिएंट पैसा, बहुत सारा पैसा आइडियल पड़ा है। कोई कंपनी के सामने नया टारगेट, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, कोई नया प्लान नहीं, कैश पड़ा आइडियल। ये आइडियल पड़ा हुआ कैश अपने ही शेयर होल्डर को रिफंड कर दो, उनका शेयर कैपिटल रिफंड कर दो। Are you getting my point? So ideal surplus cash which left out lying as an ideal can be utilized. Next, number five to increase shareholding percentage of promoters or present management, and last to prevent takeover of company by competitor, prevent takeover of company by competitor। लिखा सब लोगों ने? अभी हमारा फुल टू कंसंट्रेशन है बाई बैक, मतलब बाई बैक ऑफ अवर इक्विटी शेयर का ही बाई बैक होगा। तो इक्विटी शेयर की बाई बैक की वजह से, बाई बैक के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या एडवांटेजेस हो सकता है। सबसे पहला ध्यान में रखो, बाई बैक की वजह से आपका एक्सेस शेयर कैपिटल कम हो जाएगा एंड यू विल रीस्ट्रक्चर योर शेयर कैपिटल। आपके कंपनी में एक्सेस कैश पड़ा है तो यूज ऑफ सरप्लस एक्सेस कैश विच इज लाइंग आइडियल विद द कंपनी, राइट। अब ये जो बचे कुछ पॉइंट है उसका एक्सप्लेनेशन। पहला पॉइंट है इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगा, दूसरा अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा बिकॉज ऑफ बायबैक। नेक्स्ट, increase the shareholding pattern of a company, shareholding percentage of promoters or present management, and to prevent the takeover of a company by our competitor। अब उसे समझने के लिए सब लोग इधर ध्यान दो, ध्यान नहीं, मेरे साथ लिखो ही तुम लोग। प्लीज स्टार्ट राइटिंग। ये छोटा सा नन्हा सा बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड लिखो,
Yes, all of you are drawing a balance sheet along with me. Say balance sheet of not X, R Limited करो, Reliance Limited, R Reliance, मुकेश भाई का, मुकेश भाई अंबानी, right? Balance sheet of R Limited. Get ready. There you write 50 lakhs equity shares of ₹10 each, fully paid. ₹10 each, fully paid. तो ये बन जाएगा 5 करोड़ रुपीस का शेयर कैपिटल. 5 करोड़ रुपीस का शेयर कैपिटल, 50 lakhs into 10. Then you write various reserves and surplus are there. Various reserves and surplus are there to the extent of 1 crore. To the extent of 1 crore. Then non-current liability 3 crores. Current liability 2 crores. Current liability 2 crores. 11 crore का total of liability side. Shame to shame आएगा asset side 11 crores asset total. There you simply write non-current asset followed by current asset. Non-current asset 6 crores and current asset 5 crores. Just I want to explain intrinsic value, earning per share कैसे बढ़ेगा, परसेंटेज होल्डिंग कैसे बढ़ेगा, उसके लिए एक छोटा सा कोशिश कर रहा हूं. All of you are ready with this छोटा सा नन्ना सा बैलेंस शीट. अब लिखो नंबर वन NPAT, net profit after tax for the year. Net profit after tax for the year ₹80 lakhs. आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कंपनी ने कमाया 80 lakhs का. नंबर 2, मिस्टर मुकेश भाई hold 45% shares, that is 50 lakhs into 45%. निकालो कितना आता है, 50 lakhs into 45%. So मुकेश भाई is holder of कितना, 22,50,000 shares are held by मुकेश भाई. 45% उसका शेयर है, तो डेफिनेटली पूरा कंपनी का ऊपर कंट्रोल मैनेजमेंट उसका चलेगा. बाकी सब 55% इज स्प्रेड अमंग्स ऑल पीपल. छोटा शेयर होल्डिंग रहेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक गट्ठा 45% रिलायंस का सब अंबानी फैमिली के पास, बाकी जो 55% है इट इज स्प्रेड ओवर नंबर ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर. अब डेफिनेटली मुकेश भाई को हमेशा टेंशन आता रहेगा कि 45% मेरा है, अगर बाहर का शेयर किसी ने खरीद लिया मोर देन 50% से ज्यादा, तो मेरा ओनरशिप चला जाएगा, राइट? मेरा स्टेक चला जाएगा. तो दैट्स व्हाई this company will try to buy back, restructure the company and increase their shareholding. Let us see, go ahead further. Number 3, company decided to buy back 20% of issued shares at par. 20% of issued shares at par. यानी बाई बैक करेंगे 20% ऑफ इशूड शेयर्स एट पार, मतलब 10 रुपए है, 10 रुपए उनको वापस करेंगे. अब ये मुकेश भाई अपने खुद के शेयर्स तो अपने पास रखेगा और बाकी सारे जो शेयर होल्डर्स है छोटे छोटे, उनके पास से वो शेयर्स खरीदेगा.
Understood? Let us see. We want to discuss with the three things. Intrinsic value बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, परसेंटेज स्टेक बढ़ेगा. ये सब कुछ हमें देखने का है. राइट? अब लिखो वर्किंग नोट. टोटल issued number of इक्विटी शेयर्स. जरा देखो ऊपर जाके बैलेंस शीट में जाके देखो. इशूड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर 50 lakhs. नेक्स्ट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स BOUGHT बॉट बैक. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक 20% खरीदने का है. 20% इंटू 50 lakhs शेयर्स. So number of shares bought back will be 10 lakh shares. 10 लाख शेयर्स खरीदेंगे. Therefore, decrease in equity share capital. Share capital is of ₹10. So 10 lakh shares into 10 ₹1 crore से इक्विटी कैपिटल कम होगा. लाइबिलिटी साइड डिक्रीज इन बैंक बैलेंस. दैट इज करंट असेट में डिक्रीज होगा. 10 लाख शेयर खरीदा और पेमेंट भी किया हमने 10 रुपए के हिसाब से, मतलब ₹1 करोड़ बैंक बैलेंस से कम होगा. 1 करोड़ रुपया कैश बैंक से कम होगा. बैंक बैलेंस से मतलब करंट असेट से कम होगा. यहां तक का सिलसिला सबको समझा? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? चलो अब लिखो थोड़ा सा एक चार्ट टाइप बनाओ. एक काम करता हूं, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं. थोड़ा सा चार्ट टाइप बनाओ, पर्टिकुलर करके लिखो. एंड देन बिफोर, बीबी से पहले और बीबी के बाद. बिफोर बीबी, बिफोर बायबैक, एंड ये आफ्टर बीबी, आफ्टर बायबैक. बिफोर बीबी क्या हालत थी, आफ्टर बीबी क्या हालत है. ऑल ऑफ यू आर रेडी? लिखो नंबर ऑफ इशूड इक्विटी शेयर्स. बाई बैक से पहले नंबर ऑफ शेयर्स था 50 लाख शेयर्स. उसमें से 10 लाख शेयर्स बाई बैक कर दिए. तो आफ्टर बाई बैक नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 40 लाख होगा. इधर लाइन मार के, 2 लाइन मार के क्लोज करो. अब लिखो टोटल ऑफ असेट्स. I have given non-current asset and current asset. Non-current assets जरा देख लो 6 करोड़ रुपीस है. Non-current asset 6 करोड़ रुपीस है. दोनों जगह पे सेम रहेगा. No change in non-current asset. Be careful. Current asset मैंने 5 करोड़ दिए थे बैलेंस शीट में. बिफोर बाई बैक करंट असेट 5 करोड़ से, राइट. आफ्टर बाई बैक करंट असेट में से 5 करोड़ में से 1 करोड़ का पेमेंट हो गया. जरा देखो मैंने यहां पे आपको लिखवा के दिया. डिक्रीज इन इक्विटी कैपिटल, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस मतलब करंट असेट कम होगा. बाई बैक के बाद में करंट असेट 1 करोड़ रुपीस से कम होगा, राइट. कम ऑन. सो अवर करंट असेट विल बिकम 1 करोड़ से कम होके इट विल बिकम 4 करोड़. बराबर. नाउ टेक द टोटल ऑफ असेट्स. टोटल ऑफ असेट्स इज 11 crores and here it is 10 crores is the total of
इज द टोटल ऑफ आवर असेट्स। अब इसमें से माइनस करेंगे टोटल ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब वी वांट एन नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास इतने असेट्स है, उस असेट्स में से लाइबिलिटी को पे करें। लाइबिलिटी को पे कर रहा हूं मैं। टोटल ऑफ लाइबिलिटी है 5 करोड़। जरा चेक करो, टोटल ऑफ लाइबिलिटी है 5 करोड़। कम ऑन, असेट्स में से लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया। असेट्स माइनस लाइबिलिटी मतलब नेट असेट फॉर, अब बाकी बचे इक्विटी शेयर होल्डर। नेट असेट मतलब असेट्स माइनस लाइबिलिटी। समझो सारे असेट्स बेच दिए, उसमें से लाइबिलिटी पे किया। हियर नेट असेट्स अवेलेबल इज 6 करोड़। हियर नेट असेट्स अवेलेबल इज 5 करोड़। These are the assets available for equity shareholder. Now we will do it. We want to find out intrinsic value. Intrinsic value का मतलब है value per share. Value per share. Intrinsic value का आंसर आएगा net asset for ESH divide by number of equity share. Intrinsic का value है value of a one share. तो वैल्यू ऑफ वन शेयर कैसे निकालेंगे कि इतना नेट असेट है शेयर होल्डर के लिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कम ऑन, 6 करोड़ नेट असेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आर 50 lakhs। फाइंड आउट आईवी पर शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढो। कैलसी पे ले लो 6 करोड़ डिवाइड बाय 50 lakhs नंबर ऑफ शेयर्स। सो योर आईवी पर शेयर, intrinsic value per share will become ₹12। अब आ जाओ आफ्टर बीबी। आफ्टर बीबी our net assets are 5 करोड़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आर 40 lakhs। कम ऑन, 5 करोड़ डिवाइड बाय 40 lakhs। आंसर आ गया कितना? 12.50। बिफोर बाईबैक इंट्रिंसिक वैल्यू 12 था, आफ्टर बाईबैक इंट्रिंसिक वैल्यू बना 12.50। सो बाईबैक विल इंक्रीज द वर्थ ऑफ अ शेयर। वर्थ ऑफ अ शेयर पर वैल्यू ऑफ अ शेयर्स बढ़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर्स कंपनी का बढ़ेगा। ये पहला हो गया। देयरफॉर बीबी इंक्रीज इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। ये पहला हो गया। विल कंटिन्यू दिस। अब देखने का है इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। अभी अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे? उसके लिए पहला देखना पड़ेगा कि कितना अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है। अरे अर्निंग मतलब प्रॉफिट। हाउ मच प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, और उसके बाद में डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करो तो हर एक शेयर का अर्निंग पता चलेगा, राइट? अब लिखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर ESH। अपने इक्विटी शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट अवेलेबल है? प्रॉफिट मैंने दिया था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80 lakhs। दोनों वक्त बायबैक हो या ना हो, कंपनी का प्रॉफिट है 80 lakhs। वापस लिखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बिफोर बाईबैक यू आर हैविंग 50 lakhs शेयर्स, और बाईबैक के बाद बाकी बचेगा 40 lakhs शेयर्स। अब सारे खर्चे निकल जाने के बाद, टैक्स निकल जाने के बाद प्रॉफिट बचा है 80 लाख। दिस 80 लाख का प्रॉफिट बिफोर ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, 80 लाख का प्रॉफिट सारे शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है। तो लेट अस फाइंड आउट एक शेयर के पीछे कितना अर्निंग रहेगा। EPS इज इक्वल टू NPAT for ESH divide by number of shares divide by number of shares. Come on, 80 lakhs is a NPAT divide by 50 lakhs। तो पर शेयर ढूंढो कितना हो जाएगा। 80 lakhs divide by 50 lakhs। पर शेयर अर्निंग इज 1.60 पर शेयर। अब क्या हो गया?
अब आफ्टर बायबैक क्या हो गया, 80 lakhs तो वैसा ज रहा अर्निंग, 80 lakhs अर्निंग वैसा ज रहा, डिवाइड बाय 40 lakhs यानी अर्निंग पर शेयर बढ़ के हो गया ₹2। बिफोर बायबैक 160, आफ्टर बायबैक इट बिकम्स ₹2। इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर। ये सब कुछ मैं जान डाल के सिखा रहा हूं सिर्फ एक ही रीजन के लिए कि जो आपका मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है उसमें आप जरा सा भी मिस्टेक ना करें। बायबैक लीड्स टू इंक्रीज इन आईवी इंट्रिंसिक वैल्यू, बिकॉज ऑफ बायबैक व्हाट विल हैपन, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा, राइट। अब आ जाओ परसेंटेज चेक करेंगे, परसेंटेज शेयर होल्डिंग। इधर लाइना मारो, इधर लाइना मारो, लिखो नंबर ऑफ इशूड इक्विटी शेयर। बिफोर बायबैक था 50 लाख शेयर, आफ्टर बायबैक था 40 लाख शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। होल्डिंग ऑफ शेयर्स, होल्डिंग मत लिखो, आई एम सॉरी, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, हेल्ड बाय मुकेश। मुकेश भाई के पास 22,50,000 शेयर्स थे बायबैक के पहले भी, और बायबैक के बाद में भी उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स 22,50,000। अपने खुद के शेयर्स वो बेचेगा नहीं, उसको अपना होल्डिंग कंट्रोलिंग पावर उसको बढ़ाने का है, तो बाकी के लोगों का वो शेयर्स खरीदेगा, अपने शेयर्स को बेचेगा नहीं। सो 22,50,000 बायबैक के पहले, बायबैक के बाद में भी। अब चलो ढूंढो परसेंटेज शेयर होल्डिंग, परसेंटेज शेयर होल्डिंग कैसे निकालेंगे? परसेंटेज शेयर होल्डिंग 22,50,000 डिवाइड बाय 50 lakhs into 100, ये तो पता हमारा 45% होल्डिंग था। बायबैक किया, बायबैक करने से क्या हो गया अभी 22,50,000 डिवाइड बाय 40 lakhs into 100। चलो उठाओ कैलसी, 22,50,000 डिवाइड बाय 40 lakhs, डिवाइड बाय 40 lakhs। ओ माय गॉड, उसका परसेंटेज हो गया 56.25। मतलब मुखिया के पास मोर देन 50% कंट्रोल कंपनी का आ गया। अब कोई भी बाहर का आदमी क्या इस कंपनी को खरीद सकता है क्या? फुल कंट्रोल इज ओनली ऑफ अ मुकेश भाई। सो कॉम्पिटिटर विल नॉट take over the company because of capital restructuring, share capital restructuring by Mukesh Bhai by making the buyback। समझ में आ गया? All of you have understood? We'll end up the lecture at this stage। यहाँ पे मैंने सिर्फ बेस कवर किया है, फंडामेंटल कवर किया है, वो भी फॉर योर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। अब अगले लेक्चर्स में हम लोग इस बाईबैक का रिलेटेड एंट्रीज, क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, और वो क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा, दैट विल सी। अपना टारगेट है बायबैक का कंडीशंस क्या रहेगा, सेक्शन 68 का कुछ कंडीशंस रीड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये कंडीशंस खत्म होने के बाद जर्नल एंट्रीज क्या होगी, जर्नल एंट्रीज डिसाइड होने के बाद, जर्नल एंट्रीज करने के बाद we will see what kind of question they will put, they will ask, कौन सा वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम अपना आंसर कैसे रख सकते हैं उसके बाद। क्लियर? विल एंड अप द लेक्चर हियर। बाय बाय, जय हिंद।